सबसे पहले भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन, महाराणा प्रताप और छत्रपति जी शिवाजी महाराज के चरणों में वंदन, यहाँ विराजमान मातृशक्ति और सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श, और जितने भी युवा साथी है सभी को जय माता दी। अभी दादा बोल रहे थे संघर्ष 10 साल हो गए करते करते, 11वां साल रनिंग में है। अब संघर्ष मत कराओ, साथ दो। जिस प्रकार से हम गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, आप भी छोटे लेवल पर जवाबदारी निभाओ, पर अच्छे से निभाओ कि मैं 10 गांव करूंगा, 15 गांव करूंगा। हर व्यक्ति तहसील अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर निर्भर है कि जिला अध्यक्ष जी आएंगे कि नहीं आएंगे, तहसील अध्यक्ष जी आएंगे कि नहीं आएंगे गाँव में। यदि हमने मंडल और खंड बनाए हैं तो उन मंडल और खंड के जो पदाधिकारी हैं, यदि वो सब अपनी अपनी जवाबदारी निभा ले, गाँव वाला नगर अध्यक्ष अपनी जवाबदारी निभा ले और अपने पूरे गाँव में प्रचार प्रसार करे, तो हमारे जो आंदोलन की जो रूपरेखा बनती है वो मात्र एक दिन में ही सब जगह प्रचार प्रसार हो जाए। क्योंकि हम गांव गांव तक पहुंच गए हैं, गांव गांव तक हमारी कार्यकारिणी है। तो आपसे यही निवेदन है कि जो कार्यकारिणी में है, जो कार्यकारिणी में नहीं है, जो आम करनी सैनिक है, वो भी अपनी जवाबदारी अच्छे से निभा रहे हैं, तो आगे भी आपको निभानी पड़ेगी। क्योंकि अभी हमारे पास कुल 10 दिन बचे हैं, 11वें दिन हमारा आंदोलन है और उस आंदोलन में आप लोगों की मेहनत ही रंग लाएगी। आपको जिस प्रकार से पिछली बार हमने बसें करी थी और शासन प्रशासन ने बसों का जो परमिट था वो कैंसिल कर दिया था और उसके बाद हमको वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी। तो आप सबसे ये निवेदन है कि अभी से ही वैकल्पिक व्यवस्थाओं करके ही आए, बसों के भरोसे नहीं रहे। हो सकता है एंड टाइम पे आपके परमिट कैंसिल कर देंगे तो आपको आने में परेशानी हो जाएगी। और जो भी बस वाला यदि बस दे तो उससे बात करें कि परमिट नहीं होगा तो भी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो आपके भरोसे। तो ये संगठनात्मक बात है कि हमें हरदा के लिए जो तैयारी करनी है, जरूरी नहीं है कि हम बस से आए, जरूरी नहीं कि हम कार से आए, हम पिकअप से भी आ सकते हैं, आइसर से भी आ सकते हैं और कोई से साधन से भी आ सकते हैं। यदि हम आसपास में हैं, 50-100 किलोमीटर की दूरी है, तो ट्रैक्टर ट्राली से भी आ सकते हैं। पर जो भी आए अपना कम्बल साथ में लेके आए, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको वहाँ कम्बल मिल जाएगा। तो जो भी अपना भाई वहां से घर से निकले तो अपना कम्बल और बिछाने का साथ में लाए, एक दरी और एक कम्बल साथ में लेके चलना है। और जो भी हम, जैसे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो यात्रा पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खाने की बनाने की लेके जाते हैं, जो 10-10, 15-15 दिन तक चल जाती, खराब नहीं होती। अपने सबके घर में सबको पता है कि क्या चीजें बनाते हैं। तो घर वालों को बोले कि हम आंदोलन में जा रहे हैं, हो सकता है 5 दिन में आए, 10 दिन में आए या 1 दिन में भी आ जाएं। वहां जो बैठ के निर्णय लेंगे, उस निर्णय के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वो पर अपने जो व्यवस्था है खाने पीने की वो साथ में करके आए, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं। और दूसरी बात, जितने भी आपके साथ साथी आए उनको बोले कि जब तक आंदोलन चले तब तक शराब को त्याग किया है। कोई भी व्यक्ति वहां नशा करके नहीं है और न ही नशे में वहां बैठे, क्योंकि ये जो लड़ाई है हमारे स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान की जो लड़ाई है ना, वो होश और हवास में लड़ी जाती है, नशे में नहीं लड़ी जाती। तो यदि हमको हमारे स्वाभिमान की, हमारे मान सम्मान की और हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़नी है तो हमें नशा त्यागना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उस लड़ाई को ताकत से लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से सेलूदाना ने भी बताया कि जो ग्रीनफील्ड रोड है वो उज्जैन से चालू होता है और जावरा में समाप्त होता है, जावरा में उसका मिलन होगा। तो जो ग्रीनफील्ड रोड है उसमें जो सरकार मुआवजा दे रही है वो गाइडलाइन के हिसाब से दे रही है, जमीन की जो मूल कीमत है उसके हिसाब से नहीं दे रही है। हमारे वहां जावरा में भी विरोध चल रहा है, हमारे मांगरोला के भाई भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे बीच बीच में कई गांव आते हैं जहां कहीं ना कहीं जमीनें हैं, जैसे कि हमारे कई कार्यकर्ताओं की जमीन है, तो आम किसानों की भी जमीन है। पर हमारी जो जमीन है हमने खरीदी नहीं है, हमारे बाप दादाओं की। किसकी है? आज आप और हमारे पास जिनके पास भी जमीनें हैं हमारे बाप दादाओं की हैं, और उसकी गाइडलाइन सरकार कौन होती है तय करने वाली? हमने, हमारे बाप दादाओं ने जब जमीन खरीदी और आज हम जब जमीन बेचते हैं तो उसका भाव क्या है? यदि हमारी जमीन है, ये गाइडलाइन किसके लिए बनी हुई है? नेताओं के लिए, क्योंकि नेता ब्लैक मनी का पैसा लाता है और वो गाइडलाइन के भरोसे जमीन खरीदता है, इसलिए उसकी गाइडलाइन नहीं बनाता। आप सबको पता होगा कि उज्जैन के आसपास हो या जावरा बाईपास हो, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए बिके की जमीन है, पर कोई नेता उसको खरीदता है तो उसको गाइडलाइन के हिसाब से टैक्स देता है और गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री का पैसा देता है, क्योंकि उसको उसके ब्लैक मनी का पैसा छुपाना। मगर किसान की जो जमीन है वो उसके बाप दादाओं की है, उसकी 2.5 करोड़ रुपए बिके की जमीन है और उसकी गाइडलाइन भी 2.5 करोड़ रुपए बिके की आनी चाहिए। जिस जगह जिसका जो भाव है,
जमीन का। मांगरोला में अलग हो सकता है, उज्जैन में अलग हो सकता है आगे उन्हेल जो है वहां और अलग रेट हो, और जावरा में अलग हो, तो उसके पहले जो चौराहे आ रहे हैं, जो गांव आ रहे हैं, उनमें अलग रेट हो। पर जो जहां की जमीन का भाव हो उसी के हिसाब से उसको जमीन का पैसा मिले। जैसे मांगरोला में 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए बीघे की है, हमारे वहां 2 करोड़ की है, और किसी की 20 बीघा जमीन है तो उसका 40 करोड़ बनता है। आप उसको 2 करोड़ देकर चुप नहीं कर सकते। हम उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। 21 दिसंबर का ये आंदोलन होने के बाद जब भी जिस भाई को जरूरत पड़ेगी, चाहे वो जावरा से उज्जैन हो या उज्जैन से इंदौर हो, जितने भी ग्रीनफील्ड रोड बन रहे हैं, और इसमें जो गाइडलाइन का पैसा सरकार देकर लोग किसानों को चुप कर रही है, हम किसानों को शोषण या उनको उनकी जो व्यवस्था उससे वंचित नहीं होने देंगे। जो उसकी गाइडलाइन के अलावा जो उसकी जो जमीन का पैसा है, जो भाव है, उसी भाव से पैसा दिलाएंगे। बस किसानों से निवेदन है कि मजबूती के साथ हमारे साथ लड़ना और ताकत के साथ खड़े रहना। आप डरना मत, हम आपको हारने नहीं देंगे, इसकी जवाबदारी देंगे। तो ये जो 100-125 किलोमीटर का रोड है, और इधर भी जो 50-60 किलोमीटर का रोड है, इसमें नेताओं की जमीन नहीं जा रही, वरना वो गाइडलाइन बढ़ जाती है। किसानों की जमीन जा रही, तो किसानों को ये सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कल वो रोड तराना होकर निकल जाए, एक और ग्रीनफील्ड, और आपकी निजी जमीन जो है जिसकी कीमत 20 लाख 25 लाख रुपए बीघे की है, वो 30,000 रुपए या 40,000 रुपए या 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए बीघे में आपको दे के संतुष्ट कर दे सरकार। क्योंकि जो सरकार ने नियम और कायदे बना रखे ना, वो किसानों के खिलाफ बना रखे, उनके फेवर में नहीं बना रखे। तो आप हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज जावरा के किसान का नंबर है, उज्जैन के किसान का नंबर है, हो सकता है कल तराना वाले किसान का भी नंबर आए और उसकी जमीन को भी छीना जाए। दूसरी जो हम बात करते हैं, हमारे संगठन में कभी भेदभाव नहीं है, हम किसी जाति या वर्ग से भेदभाव नहीं करते। जिस प्रकार से हमारी जो मांगे है उसमें हमें कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आपका समाज जो है वो भेदभाव करता, हमारे समाज ने कभी भेदभाव नहीं करा। आज ये भलाई महासभा के अध्यक्ष है, ये भी हमारे साथ इस जाजम पे बैठे, और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष उनके पीछे बैठे हैं, एक और पूर्व जिलाध्यक्ष इधर बैठे हैं, खुद संगठन मंत्री, मैं खुद इस संगठन का करने से नहीं, समझो कुछ भी समझो, मैं भी इनके साथ बैठा हूँ, एक ही दरी पे एक ही जाजम पे बैठे। मतलब हम भेदभाव कभी नहीं करते हैं, ना हमारे संगठन में करते हैं, ना किसी जाति से करते हैं, ना किसी वर्ग से करते हैं। इससे बड़ा उदाहरण है, इससे बड़ी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी कि हम ना बैठने में करते हैं, ना खाने पीने में करते हैं। हम रास्ते में से अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, देखने मेरे को चाय लगी थी, मैंने उससे पूछा नहीं कि कौन से जाति वाले के वहां से चाय लाया, वो चाय की होटल चलाया, मैंने पी ली। हमने कभी भेदभाव नहीं करा। ये खाली मुगल काल में, अंग्रेजों को काल में फूट डालो और शासन करो की नीति आई, उस समय जातियों से लड़ाया गया, धर्म को धर्म से लड़ाया गया, और उन्होंने अपना काम सिद्ध करा। और उसी नीति पर आज वर्तमान की सरकारें चल रही है कि जातियों से जातियों को लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ और अपना काम निकालो, ताकि लोग जो वास्तविक मुद्दे उन पे नहीं आ सके। आज आर्थिक आधार पे आरक्षण होता है तो उसका फायदा किसको है? सबसे ज्यादा एससी और एसटी वर्ग के लोगों को होगा, क्योंकि जो गरीब है, जिसकी आय 8 लाख से नीचे है, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ये सबसे ज्यादा एसटी और एससी में ही है कि उनके जो वर्ग के लोग हैं, जो लगातार पदों, मतलब कलेक्टर है, एसपी है, उसके अलावा बड़े बड़े राजनेता है, 3-3 4-4 बार चुनाव लड़ लिए, एससी सीट से चुनाव जीत गए, करोड़ों रुपए की उनके पास संपत्ति है, पर वो आज भी शोषित वंचित पीड़ित है। एक विधायक जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, एक मंत्री जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, वो शोषित वंचित और पीड़ित कैसे हो सकता है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम उनके खिलाफ हैं जिनने आरक्षण का लाभ लेकर उस पर अपना कब्जा जमा के बैठ गए, और जो बाबा साहब चाहते थे कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ पहुंचे, उसको ये ब्रेक कर रहे हैं। ये बाबा साहब के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। हम कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान करे, एक राष्ट्र के लिए 565 रियासतें दान करी, अपनी सेनाएं दान करी, हमारी संपत्तियां दान करी, और एक राष्ट्र का निर्माण करा, और जो संविधान लिखवाया, उस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, हम उसको वापस से अंतिम पंक्ति से उठा के प्रथम पंक्ति में लाना चाहते हैं। तो जो जितने भी आपके ही समाज के विधायक या मंत्री हैं, उनको बोलो कि आरक्षण छोड़े और अब किसी अनारक्षित सीट पे जाके बराबरी के लोगों के सामने लड़े, हमारे सामने चुनाव नहीं लड़े। तो जब आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो राजनीतिक रूप से भी आपको फायदा मिलेगा, और आप उनकी जगह चुनाव लड़ोगे जो एक गरीब का बेटा आके विधायक का चुनाव लड़ेगा। फिर जब वो सक्षम हो जाएगा, एक चुनाव या 2 चुनाव, उसके बाद से फिर दूसरा कोई आके उसकी जगह चुनाव लड़ेगा। तो नेता भी बढ़ेंगे, जागृति भी आएगी, और जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति उसको उसका लाभ भी मिलेगा। इसी में हमारे समाज में भी गरीब है, ओबीसी में भी गरीब है। हम जाति या वर्ग के हिसाब से लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसकी आय 8 लाख से कम है,
उसको आरक्षण का लाभ मिले, और जिसकी है 8 लाख से ज्यादा, भले मैं हूं, मेरी आय 8 लाख से ज्यादा है, तो मुझे तो आरक्षण का लाभ मिलना नहीं है, ना मेरे बच्चे को मिलना है। हम लड़ रहे हैं उनकी जो गरीब है। दूसरी बात, पुजारी संघ ने आज हमें एक ज्ञापन दिया है, हमने पिछली बार भी पूरी मजबूती से उनकी आवाज उठाई थी कि मंदिरों में जितनी भी जमीनें हैं कहीं ना कहीं क्षत्रियों ने दान दिए या राजतंत्र में दान मिली है मंदिरों को, या मंदिरों के संरक्षण के लिए हमने वहां जमीन दी है, और उसको आपको किसी को पता ही नहीं होगा कि उन सारी जमीनों को जो हमने दान दी थी मंदिरों के लिए, उनको शासकीय घोषित कर दिया, और अब उस पर कलेक्टर ने अपनी पहरेदारी बिठा ली है। और आज जो वहां के पुजारी हैं उस जमीन का जो उपयोग करते हैं, और यदि उनकी फसल खराब हो जाए तो उनको फसल बीमा नहीं मिलता, उनको मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि वो जमीन सरकारी है। तो एक भी पुजारी संघ के जितने भी पुजारी है, जितने भी ब्राह्मण देवता है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। क्षत्रियों ने पहले भी उनकी रक्षा करी, उनके अधिकारों के लिए लड़े, आगे भी लड़ेंगे, और पुजारी संघ को उनके अधिकार दिला के रहेंगे। पुजारियों को ये कतई डरने की जरूरत नहीं है। वो जमीन आपकी है, आपको मंदिर की सेवा करने के लिए मिली है। हाँ, आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप मंदिर के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये अधिकार आपको दिला के रहेंगे कि हाँ, पुजारियों को उस जमीन के अधिकार मिले, और उसमें जो कॉलम नंबर 3 है उसमें उनका नाम दर्ज हो कि हाँ, ये इस मंदिर के पुजारी हैं और इस जमीन का उपयोग ये करेंगे, और इस मंदिर की पूजा और इसकी व्यवस्था भी यही देखेंगे। ये हम लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और आपको आपका हक दिलाएंगे। इसी प्रकार से हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में आप जैसे समस्त जो कहीं ना कहीं अपने पद को छोड़ के भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसे पहले रवि दादा जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद जयराज बने, उसके बाद अभी हमारे सुमेरदा बने हैं, नरेंद्र बना भी पहले तहसील अध्यक्ष थे, आज नए तहसील अध्यक्ष के साथ काम कर रहे हैं। सेलू दादा भी संगठन मंत्री पहले रहे, आज संगठन मंत्री और कोई है, और मैं उसी लाइन में हूँ। जब भी बैठा था मैं उसी लाइन में था। हो सकता है मेरे बाद भी कोई और आए, तो वो आएगा तो हम उसके साथ जैसे ये काम कर रहे हैं हम भी करेंगे। क्यों करेंगे? जैसे भगवान कृष्ण थे, उनने कई अर्जुन तैयार करे, तो मेरे लिए संगठन से ज्यादा महत्वपूर्ण सेलू दादा हैं कि भगवान कृष्ण की तरह वो हमारे साथ हैं, और उन्होंने हमारे जैसे कई अर्जुन तैयार करे जो सरकारों और जो अनीति और अन्याय करते हैं उनके खिलाफ लड़ने की ताकत देते हैं मजबूती से। आज भी संगठन को चला रहा है तो शैलेंद्र सिंह जी चला रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करेंगे। और ये हम जैसे जितने भी अर्जुन बनाए हैं, आज हम भगवान के बराबरी तो नहीं ले सकते और ना उनको दे सकते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता था वैसे ही हमारा रिश्ता है, और इनने मित्रता अच्छे से निभाई है और हमारे संगठन को भी अच्छे से चलाया है। आगे भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि इनके नेतृत्व में काम करें और अच्छे से सब अर्जुन बनो, और जितने भी दुराचारी हैं, जितने भी दुर्योधन है, उनका वध करना है और उनको सत्ता से बाहर करना है। अब बहुत सारी बातें हो सकता रह गई हो, पर 21 दिसंबर की तैयारी के लिए बसों के भरोसे मत रहना। सरकारों की जो नीति है और जो नियत है, दोनों ही आपको साफ दिख रही है कि किस प्रकार से उनकी नियत और नीति है। और एक और बात बोल के जा रहा हूं वापिस से, कांग्रेस के भी भरोसे मत रहना। धोखेबाज दोनों ही हैं, पहले उनने धोखा दिया है, अब ये दे रहे हैं। पर आपको आपकी ताकत का एहसास इनको कराना पड़ेगा। गांव गांव में ऐसी टीमें मजबूत करो कि इनको ये एहसास हो जाए कि यदि हमने इन बातों को विधानसभा में नहीं उठाया, हमने इन बातों के लिए विधानसभा में लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये हमको सत्ता से बाहर कर दें। आगे जो निर्णय होगा माँ भगवती का, करणी माता के भरोसे काम कर रहे हैं, और करणी माता हमेशा सत्य का साथ देती है।